हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, प्रोकैरियोट्स में किस तरह से होती है, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूकैरियोट्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो किस तरह से होता है। इसके हर एक स्टेप को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है ये प्रोकैरियोट्स में जो सिंपल प्रोसेस होता है और ये यूकैरियोट्स में भी वैसा ही होता है, बट इसमें कुछ एडिशनल प्रोटीन फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है जिसकी वजह से ये थोड़ा डिफरेंट होता है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन से। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, उसमें एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज इनफ होता है अपना हर एक काम करने के लिए। वो प्रोमोटर के ऊपर बाइंड करने के लिए भी अकेला ही काफ़ी होता है, प्रोमोटर रिकॉग्निशन में भी अकेला काफ़ी होता है, और हर एक टाइप की आरएनए की जो सिंथेसिस होती है वो अकेला ही कर लेता है। जबकि यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है। यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो 3 टाइप का होता है। वो 3 टाइप के जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं वो अलग अलग टाइप के आरएनए की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। और यूकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो प्रोमोटर के ऊपर बाइंड होने के लिए उसको कुछ एडिशनल प्रोटीन फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से वो प्रोमोटर के ऊपर बाइंड करता है। वो खुद अपने आप वहाँ पे बाइंड नहीं कर सकता, इसलिए ये थोड़ा एलैबोरेट प्रोसेस है जो ट्रांसक्रिप्शन है यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में जो प्रमोटर होता है उसमें आते हैं कोर प्रमोटर और रेगुलेटरी प्रमोटर एलिमेंट्स। मतलब जो एक प्रमोटर रीजन होता है उसके अंदर कोर प्रमोटर भी आता है और उसके साथ कुछ रेगुलेटरी प्रमोटर एलिमेंट्स आते हैं। यूकैरियोट्स में क्या होता है, जब इनिशिएशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो आरएनए पॉलीमरेज और उसके साथ कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होते हैं वो उसके साथ बाइंड करते हैं, तब जाके आरएनए पॉलीमरेज जो है वहाँ पर उनको रिकॉग्नाइज करता है और प्रमोटर रीजन पर जाकर बाइंड करता है। क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो प्रमोटर रीजन होता है वहाँ पर एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं जिसको रिकॉग्नाइज करके आरएनए पॉलीमरेज वहाँ पर बाइंड हो जाता है। अब जो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, इसमें आता है जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स वो होते हैं जो आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर के ऊपर बाइंड करने में हेल्प करते हैं, मतलब वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। और जो रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, मतलब उसको उसका जो रेट है उसको कम ज़्यादा करते हैं, उसको रोक देते हैं, उसको स्टार्ट करवाते हैं। मतलब जो उसको रेगुलेट करते हैं उन फैक्टर्स को हम बोलते हैं रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट कि कहाँ पे उस आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करना है, और ये हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो होता है उसमें जो फर्स्ट स्टेप आता है इनिशिएशन का, उसमें एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज वहाँ पर बाइंड करता है और इनिशिएशन के प्रोसेस को स्टार्ट करता है। अभी जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं इसमें आते हैं TF2D, TF2A, TF2B, TF2E, TF2F, TF2H। इसमें जो TF है वो डिनोट करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, और 2 का मतलब होता है कि इसमें आरएनए पॉलीमरेज 2 यूज हो रहा है। हम इस लेक्चर में आरएनए पॉलीमरेज 2 को यूज करके एमआरएनए की सिंथेसिस किस तरह से होती है उसके बारे में बात करेंगे। और जो ये डी होता है ये इसके फंक्शन को डिनोट करता है, मतलब ये अपना जो किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है उसके बेसिस पे इसको नाम दिए गए हैं। अब दूसरे आते हैं इसमें रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में क्या होता है, क्योंकि ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं ये रेगुलेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन को। ये रिप्रेसर हो सकते हैं या फिर एक्टिवेटर हो सकते हैं। अगर ये रिप्रेसर होते हैं तो ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रिप्रेस कर देते हैं, और अगर ये एक्टिवेटर होती हैं तो ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को एक्टिवेट करते हैं, मतलब उसको स्टिमुलेट करते हैं ताकि जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो अच्छे से हो सके। अब जो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन होती है वो न्यूक्लियस में होती है।
जो प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें एक न्यूक्लियोइड सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो सिमल्टेनियसली होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, जबकि यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन जो होती है वो न्यूक्लियस में होती है, और जो ट्रांसलेशन है मतलब जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो न्यूक्लियस से बाहर होती है, मतलब वो साइटोप्लाज्म में होती है। और इसमें एंजाइम यूज होता है आरएनए पॉलीमरेज। अब जो ये आरएनए पॉलीमरेज है ये 3 टाइप के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। जो आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है यूकैरियोट्स में, ये लार्जर आरएनए की सिंथेसिस के लिए यूज होता है, और इसकी सिंथेसिस जो है वो न्यूक्लियोलस में होती है। न्यूक्लियस के अंदर एक स्मॉल न्यूक्लियस होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। जो न्यूक्लियोलस है इसके अंदर आरएनए की सिंथेसिस होती है, और यहाँ पर ये एक प्रोटीन के साथ बाइंड करता है और राइबोसोम की फॉर्मेशन करता है, जिस वजह से वहाँ से राइबोसोम जो है वो पोर्स के थ्रू जाते हैं और बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में जाकर वो क्या हो जाते हैं, वो अटैच हो जाते हैं और वहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। अब दूसरा आरएनए पॉलीमरेज 2 जो होता है वो एमआरएनए के साथ साथ कुछ स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए की फॉर्मेशन करता है, और ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। इसमें स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए आते हैं जैसे कि एसएनआरएनए, एसआईआरएनए और एमआईआरएनए। अब थर्ड इसमें आरएनए पॉलीमरेज जो आता है वो आता है आरएनए पॉलीमरेज 3। ये क्या करता है, ये टीआरएनए के साथ साथ कुछ अदर स्मॉल आरएनए की फॉर्मेशन करता है, जैसे कि 5s आरआरएनए और एसएनआरएनए U6। तो इस प्रकार से ये 3 टाइप के जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं यूकैरियोट्स में, ये अलग अलग टाइप की आरएनए की फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जबकि प्रोकैरियोट्स में एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज ही काफ़ी होता है तीनों टाइप के आरएनए की सिंथेसिस के लिए। अब जो ये यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन होती है ये 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहला आता है इनिशिएशन, दूसरा आता है इलोंगेशन और तीसरा आता है टर्मिनेशन। तो सबसे पहले इनिशिएशन के बारे में बात कर लेते हैं। अब इनिशिएशन में क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो कुछ जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के साथ बाइंड करता है प्रमोटर पे, क्योंकि वो खुद जो है वहाँ पर अकेला बाइंड नहीं कर सकता, डायरेक्टली वो बाइंड नहीं कर सकता, उसको कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है जिसकी हेल्प से वो प्रमोटर रीजन पे बाइंड होता है, और वहाँ पर जाकर वो फॉर्म करता है क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स, जिसको कि प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनिशिएशन को स्टार्ट होने से पहले जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको बोलते हैं प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब जो ये प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स होता है ये क्लोज्ड फॉर्म में होता है, ये ट्रांजिशन होती है इसकी ओपन कॉम्प्लेक्स में, और जिसकी वजह से जो इसके जो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के वो मेल्ट हो जाते हैं और वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, और वहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड हो जाता है। इसमें किसी भी प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस प्रकार डीएनए रेप्लिकेशन में एक प्राइमर की जरूरत पड़ती है, बिना प्राइमर के वहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होती है, ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं होता है। इसमें बिना किसी प्राइमर की जरूरत के जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड करता है। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, जब उसमें इनिशिएशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है तो उसमें एबॉर्टिव इनिशिएशन होती है स्टार्टिंग में। एबॉर्टिव इनिशिएशन का मतलब है कि जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है उसमें जब इनिशिएशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है तो उसमें आरएनए पॉलीमरेज जो है न्यूक्लियोटाइड्स को बाइंड करना स्टार्ट करता है। वो जैसे जैसे न्यूक्लियोटाइड्स को बाइंड करता है उसमें 2-3 न्यूक्लियोटाइड्स को वो बाइंड करता है, और इस प्रकार से वो 2-3 न्यूक्लियोटाइड वाला जो आरएनए होता है वो वहाँ से रिलीज हो जाता है। वो फिर से वहाँ से बाइंड करना स्टार्ट करता है, फिर से वो 2-3 न्यूक्लियोटाइड्स वाला आरएनए वहाँ से रिलीज हो जाता है। इस प्रकार बार बार जो है वो अबॉर्शन होता है इनिशिएशन का, जिसको हम बोलते हैं एबॉर्टिव इनिशिएशन। सो जब तक कि आरएनए पॉलीमरेज अप्रॉक्सीमेटली 10-11 न्यूक्लियोटाइड्स को बाइंड नहीं कर लेता है तब तक वो जो एबॉर्टिव इनिशिएशन का जो ये प्रोसेस है ये चलता रहता है। जब वो 10 न्यूक्लियोटाइड्स को बाइंड कर लेता है, मतलब इस थ्रेशहोल्ड को वो अटेन कर लेता है, तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर रीजन को पास कर जाता है, उसको वो क्रॉस कर लेता है और वो इनिशिएशन का जो उसका प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। अब डीएनए में क्या होता है, जो प्रमोटर रीजन होता है उसमें कोर प्रमोटर होता है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के पास में, ठीक है।
उसके आसपास एक रीजन होता है जिसको बोलते हैं कोर प्रमोटर। अब जो कोर प्रमोटर होता है इसमें एक टाटा बॉक्स सीक्वेंस होती है। टाटा सीक्वेंस का मतलब है कि इसमें एटी रिच रीजन होता है जिसको बोलते हैं टाटा बॉक्स सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस को जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो वो रिकॉग्नाइज करते हैं और यहाँ पर आकर जो है आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है और यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। अब यूकैरियोटिक जीन्स में टाटा बॉक्स सीक्वेंस के साथ साथ कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंसेस भी होती है, जैसे कि जो एक्टिवेटर या फिर रिप्रेसर के लिए काम करती हैं। उन सीक्वेंसेस पर आकर एक्टिवेटर अटैच होता है और वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को एक्टिवेट करता है, या फिर अगर रिप्रेसर बाइंड करता है तो रिप्रेसर क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रिप्रेस कर देता है। अब इसमें इनिशिएशन का जो प्रोसेस होता है उसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आरएनए पॉलीमरेज के साथ मिलकर किस तरह से इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। असेंबली ऑफ प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज को असेंबल होना पड़ता है कोर प्रमोटर पे, तभी जाकर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, जो टाटा बॉक्स सीक्वेंस होती है, मैंने आपको अभी बताया, मान लीजिए ये इतना रीजन जो है ये प्रमोटर रीजन है। अब प्रमोटर रीजन में क्या होता है, इसमें कोर प्रमोटर होता है और कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होती हैं। ठीक है, रेगुलेटरी सीक्वेंसेस क्या होती हैं, जहां पर आकर एक्टिवेटर या फिर रिप्रेसर बाइंड करता है, उनको बोलते हैं रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। और जो ये कोर प्रमोटर होता है जहाँ पे टाटा बॉक्स सीक्वेंस होती है उसको रिकॉग्नाइज करता है TBP डोमेन ऑफ TF2D। अब जो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D है इसके पास दो डोमेन होते हैं, TBP डोमेन और TAF डोमेन। ठीक है, जो ये TBP डोमेन होता है ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं जिसको, ये क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है टाटा बॉक्स सीक्वेंस को। और इसके साथ एक और दूसरा डोमेन होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर। ठीक है, अब ये इसको रिकॉग्नाइज करता है और इसको रिकॉग्नाइज करके यहाँ पर आकर बाइंड हो जाता है। नेक्स्ट इसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B। अब ये दोनों क्या करते हैं, ये आकर यहाँ पर बाइंड करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A जो होता है ये क्या करता है, ये स्टेबलाइज करता है इस जो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है इसको ये स्टेबलाइज करता है। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B जो होता है ये आरएनए पॉलीमरेज की रिक्रूटमेंट में हेल्प करता है, मतलब उसको यहाँ पे रिक्रूट करवाने में हेल्प करता है। अब जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो अपने आप से यहाँ पर आकर बाइंड नहीं हो सकता, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F जो होता है वो उसको हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड होने में प्रमोटर रीजन पे। जैसे कि मान लीजिए ये आरएनए पॉलीमरेज है, अब इसके साथ जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F आएगा और वो इसकी हेल्प से वो यहाँ पर आकर बाइंड करेगा। जो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F है ये क्या करेगा, ये इंटरेक्ट करेगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D के TBP डोमेन के साथ, और इनके साथ वो रिएक्ट करके यहाँ पर रिक्रूट कर देगा आरएनए पॉलीमरेज को। अब इसके बाद जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो 2E होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E ये आता है और ये प्री इनिशिएशन जो कॉम्प्लेक्स बना है यहाँ पर आकर ये बाइंड कर जाता है और ये हेल्प करता है अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को अटैच होने में। जब ये यहाँ पर बाइंड हो गया तो उसके बाद जो अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आने हैं वो यहाँ पर इजीली बाइंड हो जाएंगे, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H। अब इसको थोड़ा थ्योरेटिकली मैं आपको समझाती हूँ। जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं और आरएनए पॉलीमरेज जो होता है इनको असेंबल होना पड़ता है कोर प्रमोटर पे, तभी जाके जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो इनिशिएट होगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो टाटा बॉक्स सीक्वेंस होती है कोर प्रमोटर के ऊपर उसको रिकॉग्नाइज करता है TBP डोमेन ऑफ TF2D। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D होता है उसके ऊपर एक डोमेन अटैच होता है TBP
वो क्या करता है, वो रिकॉग्नाइज करता है टाटा बॉक्स सीक्वेंस को, और यहाँ पर आकर जब वो बाइंड करता है तो जो ये TBP डोमेन होता है ये क्या करता है, ये बेंड कर देता है DNA को 80 डिग्री तक, और उसका जो माइनर ग्रूव होता है जहाँ पर आकर वो अटैच होता है उस ग्रूव को वो वाइडन कर देता है, उसको वो चौड़ा कर देता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद दो और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B। ये दोनों आते हैं और ये यहाँ पर इसके साथ आकर अटैच हो जाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D के साथ आकर अटैच हो जाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A जो होता है ये स्टेबलाइज करता है DNA और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D के कॉम्प्लेक्स को। सबसे पहले जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D ने कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया DNA के साथ, उसके कॉम्प्लेक्स को ये स्टेबलाइज करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A। और दूसरा जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B आता है वो क्या करता है, वो रिक्रूटमेंट में हेल्प करता है RNA पॉलीमरेज 2 की। मतलब जो एंजाइम जो होता है जब उसको रिक्रूट करना होता है इस रीजन पे, तो उसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 भी हेल्प करता है, क्योंकि ये एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन द TBP एंड RNA पॉलीमरेज। TBP डोमेन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D और RNA पॉलीमरेज के बीच में एक ब्रिज का काम करता है ये, और जिसकी वजह से जो RNA पॉलीमरेज है ये प्रोमोटर रीजन पर आकर बाइंड कर जाता है। अब इसके बाद RNA पॉलीमरेज आता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F के साथ, क्योंकि ये अकेले जो है यहाँ पर बाइंड नहीं कर सकता है, इसके लिए एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F। अब इसके साथ ये आएगा, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F का क्या काम है, ये इंटरेक्ट करेगा TBP डोमेन के साथ। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D के साथ एक डोमेन अटैच था TBP, उसके साथ ये इंटरेक्ट करेगा, और ये TF2B के साथ भी इंटरेक्ट करेगा। दोनों के साथ इंटरेक्ट करके ये RNA पॉलीमरेज को वहां पर रिक्रूट करवा देगा, वहां पर उसकी पोस्टिंग कर देगा। अब वहां पर आकर वो अटैच हो गया है, उसके बाद क्या होगा, एक और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वहां पर आएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E क्या करेगा, ये प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जब बन जाता है वहां पर आकर ये बाइंड करेगा। ये यहाँ पर बाइंड क्यों करेगा, क्योंकि ये हेल्प करता है इन द बाइंडिंग ऑफ अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ताकि और कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अगर ऐड होना है इस कॉम्प्लेक्स में तो वो ऐड हो सके। तो इसके लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E आकर बाइंड करता है, और इस फैक्टर की वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H है वो आकर बाइंड कर पाता है। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H आता है और वो क्या करता है, वो यहाँ पर आकर बाइंड हो जाता है। और जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H होता है इसमें दो टाइप की एक्टिविटीज होती है, हेलिकेज एक्टिविटी और दूसरी होती है इसमें काइनेज एक्टिविटी। ये यूज करता है ATP को हेलिकेज एक्टिविटी के लिए, जिसकी वजह से ये प्रोमोटर रीजन को मेल्ट करता है DNA के। मतलब हेलिकेज जो होता है ये एक DNA के जो दो स्ट्रैंड होते हैं उनको ये खोलने का काम करता है, उसके बीच में जो बॉन्ड है उनको ये मेल्ट करता है, और जिसकी वजह से जो प्रोमोटर रीजन है वो ओपन हो जाता है, क्लोज कॉम्प्लेक्स जो होता है वो ओपन कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाता है, और RNA पॉलीमरेज वहां से न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन स्टार्ट कर देता है, और इस प्रकार से RNA की सिंथेसिस जो है वो इनिशिएट हो जाती है। इसके साथ साथ जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H होता है उसमें दूसरी भी एक्टिविटी होती है, काइनेज एक्टिविटी, जिसकी वजह से ये फॉस्फोरिलेट कर देता है CTD डोमेन ऑफ RNA पॉलीमरेज 2। RNA पॉलीमरेज 2 के साथ एक डोमेन अटैच होता है जिसको बोलते हैं C टर्मिनल डोमेन। अब वहां पर ये फॉस्फोरिलेशन करवाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इलोंगेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, अब जो RNA पॉलीमरेज है, इन सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ने जब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना लिया है और RNA पॉलीमरेज ने अपने न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना स्टार्ट कर दिया है, उसने एबॉर्टिव इनिशिएशन को क्रॉस कर लिया है, मतलब जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है 10 न्यूक्लियोटाइड्स तक उसने ऐड कर लिए हैं, तो उसके बाद क्या होता है, RNA पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर रीजन को एस्केप कर जाता है। मतलब उसने अपना इनिशिएशन का जो स्टेज है वो पार कर लिया है,
और प्रमोटर रीजन से वो आगे निकल चुका है। अब वो एंटर करेगा इलॉन्गेशन फेज में। ट्रांसक्रिप्शन इलॉन्गेशन के लिए पॉलीमरेज को कुछ नए फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है जिनको बोलते हैं इलॉन्गेशन फैक्टर्स। इनिशिएशन फैक्टर्स जो थे वो पीछे रह चुके हैं, अब उनका काम हो गया है, अब वो इलॉन्गेशन फेज में आ गया है। यहाँ पर आकर उसको इलॉन्गेशन फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है जिसमें आते हैं TFEB और TF2S। ये दो इलॉन्गेशन फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये इसमें जो TFEB जो ये इलॉन्गेशन फैक्टर है, ये मेजर इलॉन्गेशन फैक्टर है, मतलब ये इंपॉर्टेंट इलॉन्गेशन फैक्टर है। ये क्या करता है, ये फॉस्फोरिलेट करता है सेकेंड रेजिड्यू ऑफ C टर्मिनल डोमेन ऑफ RNA पॉलीमरेज 2। जो सेकेंड रेजिड्यू होता है C टर्मिनल डोमेन का, उसको ये फॉस्फोरिलेट करता है, वहां पे ये फॉस्फोरस ऐड करता है और ये एक्टिवेट करता है spt5 और TATSF1 प्रोटीन्स को। इन प्रोटीन्स को एक्टिवेट करके ये रिक्रूट करवाता है 5' कैपिंग मशीनरी को, मतलब 5' कैपिंग जो एंजाइम होता है उसको ये रिक्रूट करवाता है, जिसकी वजह से जो mRNA सिंथेसाइज हो रहा है उसकी प्रोसेसिंग होती है इलॉन्गेशन स्टेज में। ऐसा क्यों होता है, जैसे ही जो mRNA सिंथेसाइज होता है और वो RNA पॉलीमरेज के टेल रीजन को क्रॉस करता है, मतलब वहाँ से वो बाहर आना स्टार्ट होता है, वैसे ही उसकी कैपिंग होना बहुत ज़रूरी होती है। तो इलॉन्गेशन फेज में जो ये कैपिंग का प्रोसेस है, इसमें जो इलॉन्गेशन फैक्टर होता है PTFEB, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, ये फॉस्फोरिलेट करवाता है सेकंड रेजिड्यू को CTD डोमेन पे। और दूसरा जो इलॉन्गेशन फैक्टर होता है TF2S, ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है द प्रोसेस ऑफ इलॉन्गेशन को। जैसे ही mRNA की इलॉन्गेशन प्रोसीड होती है, मतलब mRNA बनना स्टार्ट होता है, तो mRNA की 5' कैपिंग की जाती है, मतलब उसको प्रोसेस्ड किया जाता है जिसकी वजह से वो डिग्रेड ना हो। तो फर्स्ट mRNA की जो प्रोसेसिंग होती है इलॉन्गेशन स्टेज में, वो होती है 5' कैपिंग। ये 5' कैपिंग क्या होती है इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब RNA पॉलीमरेज 2 जो होता है, ये जो जीन को ट्रांसक्राइब करता है वो कांस्टेंट रेट पे नहीं करता है, क्योंकि बीच बीच में ऐसे कुछ रफ रीजंस आते हैं, कुछ पॉजेस आते हैं जिसकी वजह से उसको थोड़ा रुकना पड़ता है। तो इन पॉजेस की वजह से वो बैक ट्रैक कर सकता है, क्योंकि जब पॉजेस आते हैं कुछ टाइम के लिए वो रुकता है, तो पीछे जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हुए हैं उसकी वो प्रूफ रीडिंग कर सकता है। इसलिए जो ये पॉजेस होते हैं ये इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। जो ये पॉजेस होते हैं ये ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं होते, कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट्स के लिए ही होते हैं। जो ज़्यादा लंबे पॉजेस होते हैं उनसे जब बाहर निकलना होता है तो उसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2AS जो है वो हेल्प करता है, वो उसको प्रमोट करता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं RNA प्रोसेसिंग की। RNA प्रोसेसिंग क्या होता है, जब RNA जैसे ही प्रोसीड करता है, मतलब उसकी इलॉन्गेशन फेज स्टार्ट होती है, वो बनना स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी 5' कैपिंग की जाती है, मतलब उसका जो 5' एंड होता है वहाँ पे एक कैप ऐड की जाती है, जिसकी वजह से वो जो रीजन है वो सिक्योर हो जाता है। मतलब जैसे जैसे mRNA बनना स्टार्ट होता है उसकी कैपिंग ज़रूरी होती है। जब जैसे वो RNA पॉलीमरेज से एग्जिट होता है, RNA पॉलीमरेज ने सिंथेसाइज किया और वहाँ से वो बाहर निकलना स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर उसकी कैपिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। जो इसमें एंजाइम यूज़ होता है उसका नाम है RNA ट्राईफॉस्फेटेज एंजाइम। ये कैपिंग स्टार्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है ये वाला एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या करता है, ये जो टर्मिनल गामा फॉस्फेट होता है उसको ये रिमूव कर देता है। मतलब जो RNA ट्राईफॉस्फेटेज एंजाइम होता है, ये जो C टर्मिनल डोमेन होता है RNA पॉलीमरेज का, उसके टर्मिनल रीजन पे जो गामा फॉस्फेट होता है उसको ये रिमूव कर देता है। जैसे कि RNA पॉलीमरेज की टेल है, ठीक है, ये मान लीजिए RNA पॉलीमरेज की टेल है, यहाँ से वो mRNA बाहर को बनना स्टार्ट हुआ है। अब इस पे जो ये फॉस्फेट्स अटैच होते हैं, इसकी फॉस्फोरिलेशन होती है ना पहले, तो उसमें क्या होता है, जो ये फॉस्फेट अटैच है इसका जो ये गामा रीजन का जो फॉस्फेट है इसको ये रिमूव कर देता है। अब उसके बाद दूसरा एंजाइम आता है ग्वाइनाइलाइल ट्रांसफेरेज। ये जो ग्वाइनाइलाइल ट्रांसफेरेज होता है ये क्या करता है,
ये रिएक्शन करवाता है बीटा फॉस्फेट और अल्फा फॉस्फेट ऑफ GPPP। इन दोनों के बीटा और अल्फा फॉस्फेट के बीच में ये रिएक्शन करवाता है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा। और इसमें जब ग्वाइनाइन अटैच हो जाएगा, इसमें जब ग्वाइनाइन अटैच हो जाता है तो उसके बाद एक दूसरा एंजाइम आता है मिथाइल ट्रांसफेरेज। ये मिथाइल ट्रांसफेरेज क्या करेगा, ये मिथाइल ग्रुप अटैच कर देगा ग्वाइनिन न्यूक्लियोटाइड के ऊपर। अब आगे इसको डायग्राम में देखते हैं। ये 5' एंड है mRNA का। अब इसमें जो फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट पहले से थे, अल्फा और बीटा, और जो गामा फॉस्फेट था उसको रिमूव कर दिया था RNA ट्राइफॉस्फेटेज एंजाइम ने। अब वो वहाँ से रिमूव हो गया। उसके बाद ग्वाइनाइल ट्रांसफेरेज आया और उसने उसके साथ रिएक्शन कर दिया। अब रिएक्शन किया तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये वाले 2 जो फॉस्फेट है ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ये वाला यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हो गए और ग्वाइनाइन रेजिड्यू यहाँ पे अटैच हो गया। अब तीसरा एंजाइम आएगा मिथाइल ट्रांसफेरेज। मिथाइल ट्रांसफेरेज क्या करेगा, जो ये ग्वाइनाइन रेजिड्यू है इसके ऊपर ये मिथाइल ग्रुप अटैच कर देगा और इसकी वजह से जो mRNA है वो 5' कैपिंग हो जाएगी उसकी। तो जो ये 5' कैपिंग है mRNA की, ये हेल्प करती है इन द रिक्रूटमेंट ऑफ mRNA ऑन द राइबोसोम फॉर ट्रांसलेशन इनिशिएशन। जब प्रोटीन की सिंथेसिस होनी होती है तो ये 5' जो कैप होती है ये हेल्पफुल होती है। इसकी वजह से जो mRNA है वो राइबोसोम के ऊपर अटैच होता है और प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट करता है। ये आप जो रेड कलर में देख रहे हो ये है गामा फॉस्फेट। अब इसमें क्या है, जो ये गामा फॉस्फेट है इसका, यहाँ पर इसको रिमूव कर देता है एंजाइम फॉस्फोहाइड्रोलेज या फिर RNA ट्राइफॉस्फेटेज। ये इसको रिमूव कर देता है, यहाँ से ये एक फॉस्फेट रिमूव हो गया। अब यहाँ पर आएगा हमारे पास दूसरा एंजाइम ग्वाइनाइल ट्रांसफेरेज, ये आएगा और ये यहाँ पर आकर इसका जो ग्वाइनाइल ट्रांसफेरेज का जो अल्फा फॉस्फेट है और इसका जो ये बीटा फॉस्फेट है इसके बीच में रिएक्शन होगा और इस वजह से ये जो है ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा और बाकी के जो 2 है ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अब हमारे पास आ गया GPPP और ये न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट है, इसके साथ ये अटैच हो गया। अब नेक्स्ट एंजाइम आएगा इसमें मिथाइल ट्रांसफेरेज। मिथाइल ट्रांसफेरेज क्या करेगा, वो जो ये ग्वाइनाइन न्यूक्लियोटाइड है इसके साथ वो मिथाइल रेजिड्यू अटैच कर देगा। तो इस तरह से जो ये मिथाइल ट्रांसफेरेज है ये यहाँ पर जो ये मिथाइल रेजिड्यू ऐड कर देता है और इसको बोलते हैं 5' कैपिंग और mRNA की 5' कैपिंग हो जाती है, जो इसको इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब ये mRNA बाइंड करता है राइबोसोम पे जाके और वहाँ पे ट्रांसलेशन का प्रोसेस करवाता है, उसको इनिशिएट करवाता है। तो उसमें ये जो 5' कैपिंग है ये बहुत ज़रूरी होती है। अब कैपिंग के बाद क्या होता है, जो डीफॉस्फोरिलेशन होती है सीराइन 5 रेजिड्यू की विद इन द CTD रिपीट्स। जो C टर्मिनल डोमेन होता है उसमें जो सीराइन 5 होता है उसकी डीफॉस्फोरिलेशन होती है और इस प्रकार से जो कैपिंग मशीनरी है वो डिसोशिएट हो जाती है। मतलब जो 5' कैपिंग हो गई है उसके बाद जो कैपिंग एंजाइम है, जो कैपिंग मशीनरी है, उसको वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है और इसके बाद फर्दर फॉस्फोरिलेशन होती है सीराइन 2 रेजिड्यू की, जो हेल्प करती है इन द रिक्रूटमेंट ऑफ RNA स्प्लाइसिंग मशीनरी। अब जो ये RNA स्प्लाइसिंग है ये भी mRNA प्रोसेसिंग में ही आता है। इससे क्या होता है, जो इंट्रॉन्स होते हैं, जो नॉन कोडिंग रीजन होते हैं इसमें mRNA में, उनको रिमूव कर दिया जाता है और एक मैच्योर mRNA जनरेट होता है। और यही जो C टर्मिनल डोमेन होता है यही इन्वॉल्व होता है उस एंजाइम को रिक्रूट करने में जो 3' पॉलीएडिनाइलेशन करवाता है। अब 3' पॉलीएडिनाइलेशन भी ज़रूरी होती है mRNA की, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। टर्मिनेशन के बाद जो है 3' जो पॉलीएडिनाइलेशन टेल है ये ऐड की जाती है न्यूली सिंथेसाइज mRNA में। अब जो CTD डोमेन है इसकी वजह से ही 5' कैपिंग होती है, इसकी वजह से जो इंट्रॉन्स वो रिमूव होते हैं, मतलब RNA स्प्लाइसिंग होती है और इसी की वजह से जो 3' पॉलीएडिनाइलेशन है वो
प्रोसेस होता है। इस प्रकार से mRNA की जो है वो 5' कैपिंग हो चुकी है। अब mRNA जो है वो इलोंगेशन फेज में प्रोसीड कर रहा है, मतलब उसकी इलोंगेशन हो रही है। जब उसकी इलोंगेशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद वो पहुंच जाता है टर्मिनेशन रीजन पे, मतलब जो एंड सीक्वेंस होती है एक जीन की, वहां पर वो पहुंच जाता है RNA पॉलीमरेज, और वहां पर आकर जो है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो टर्मिनेट होता है। अब जो ये टर्मिनेशन का प्रोसेस है ये कैसे होता है यूकेरियोट्स में, इसमें क्या होता है, जो मतलब जो mRNA बन चुका है कंप्लीट mRNA को वहां से रिमूव कर दिया जाता है, और जो RNA पॉलीमरेज उसको सिंथेसाइज कर रहा है उसको भी रिमूव कर दिया जाता है टेम्पलेट DNA से। अब जो ये टर्मिनेशन होती है ये दो टाइप की होती है, एक फैक्टर डिपेंडेंट टर्मिनेशन और दूसरी होती है फैक्टर इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं फैक्टर डिपेंडेंट टर्मिनेशन की। अब फैक्टर डिपेंडेंट टर्मिनेशन में क्या होता है, जो पॉलीमरेज 2 होता है जब वो एंड पे पहुंच जाता है एक जीन के, हमारे पास एक जीन है उसको ट्रांसक्राइब वो कर रहा है, जब उसके एंड रीजन पे पहुंच जाता है तो वहां पर क्या होता है, जो CTD डोमेन होता है पॉलीमरेज का, C टर्मिनल डोमेन होता है, वो दो कॉम्प्लेक्सेस को कैरी करता है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस को, जिसमें आते हैं CPSF और CSTF। CPSF stands for cleavage and polyadenylation specificity factor और CSTF का मतलब होता है क्लीवेज स्टिमुलेशन फैक्टर। ये जो प्रोटीन्स होती है ये जीन के ऊपर एक पॉली ए सिग्नल होता है, ये उसको रिकॉग्नाइज करती है। जब उस सिग्नल को ये रिकॉग्नाइज कर लेती है तो वहां पे उस एंड की पॉली एडिनाइलेशन होती है, मतलब वहां पे पॉली ए टेल ऐड की जाती है। अब जो ये CSTF प्रोटीन है ये क्या करती है, ये न्यूली सिंथेसाइज जो mRNA है उसको ये क्लीव कर देती है, उसको ये रिमूव कर देती है। और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद दूसरी प्रोटीन जो आती है CPSF, ये क्या करती है, ये पॉली ए पॉलीमरेज को रिक्रूट करती है। ये CSTF जो है इसने mRNA को क्लीव कर दिया वहां से और खुद भी ये वहां से डिसोशिएट हो जाती है। अब दूसरी प्रोटीन जो होती है ये रिक्रूट करती है पॉली ए पॉलीमरेज, ये एक एंजाइम होता है जो पॉली ए टेल ऐड कर देता है न्यूली सिंथेसाइज mRNA में। इसके लिए ये यूज करता है ATP को, और जिसकी हेल्प से जो ये पॉली ए पॉलीमरेज है ये अप्रोक्सीमेटली मतलब 200 तक जो है न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर देता है उस टेल रीजन में। और उसके बाद आती है एक प्रोटीन जिसका नाम है पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन। जो ये पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन होती है ये क्या करती है, जो इसने टेल बनाई है पॉली ए टेल उसको बाइंड करवा देती है, और जो ये CPSF प्रोटीन होती है इसको रिलीज कर देती है। अब जो ये पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन है ये क्या कर देती है, मतलब उस रीजन में आकर अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से ये mRNA को डिग्रेड नहीं होने देती, उसके डिग्रेडेशन को ये प्रिवेंट करती है। अब हमारे पास ये एक जीन है, इस जीन को ट्रांसक्राइब किया जा रहा है RNA में। अब इस जीन के अंदर जब ये RNA पॉलीमरेज 2 जो है ये यहाँ से जाता जाता आगे एंड रीजन पे पहुंच जाता है, तो इसमें क्या होता है, इसके जो ये CTD डोमेन होता है इसके ऊपर दो प्रोटीन्स जो है वो ये कैरी करता है, जिनका नाम है CPSF और CSTF। ये दो प्रोटीन्स यहाँ पे रिक्रूट हो जाती है। अब ये जो प्रोटीन्स हैं ये कॉम्प्लेक्स बना लेती है यहाँ पे इसके CTD डोमेन पे, और ये प्रोटीन्स क्या करती हैं, ये यहाँ पर आकर अटैच हो जाती हैं और इनको एक सिग्नल मिलता है पॉली ए सिग्नल, जिस सिग्नल को मिलने के बाद ये क्या करती है, यहाँ पे पॉली एडिनाइलेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करवाती है। अब इस कॉम्प्लेक्स का जो ये CSTF प्रोटीन है ये क्या करती है, ये इस mRNA को यहाँ से क्लीव कर देती है, मतलब इसको यहाँ से ये रिमूव कर देती है, ये पूरी तरह से बन चुका है और खुद भी यहाँ से डिसोशिएट हो जाती है। अब दूसरी प्रोटीन आती है इसमें CPSF, ये क्या करती है, ये यहाँ पे पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम को रिक्रूट करवाती है, जो कि इसमें एडेनाइन रेसिड्यूज ऐड करता है, मतलब इसमें एडेनाइन ऐड करता जाता है, मतलब ये 200 तक जो एडेनाइन ऐड कर देता है। इसके लिए यूज करता है ATP, और इस तरह से ये पॉली एडिनाइलेशन टेल ऐड कर देता है 3' एंड पे mRNA के। अब जब इसमें ये एडेनाइन ऐड हो जाते हैं उसके बाद ये जो CPSF प्रोटीन है ये यहाँ से डिसोशिएट हो जाती है, और यहाँ पे एक प्रोटीन आती है पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन इन एडिनाइंस के साथ जो है वो बाइंड हो जाती है, इस वजह से जो ये इसकी जो डिग्रेडेशन है उसको ये
रोकती है, उसको ये प्रिवेंट करती है। और जिस तरह से एक mRNA जो होता है वो पूरी तरह से बन चुका होता है और वो टर्मिनेट हो जाता है। अब दूसरा जो टर्मिनेशन का मेथड है वो आता है फैक्टर इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। फैक्टर इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन में क्या होता है, इसमें जो RNA पॉलीमरेज 3 होता है, मतलब अलग अलग टाइप की RNA पॉलीमरेज जो है वो यूज़ होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ RNA की सिंथेसिस के लिए। तो हमने अभी डिस्कस किया RNA पॉलीमरेज 2 को लेकर जो mRNA की सिंथेसिस होती है उसमें किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। अब जो ये फैक्टर इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन होती है, इसमें जो RNA पॉलीमरेज 3 अगर यूज़ हो रहा है तो उसमें क्या होता है, उसमें पॉली टी सिग्नल जो होता है वो टर्मिनेट करता है ट्रांसक्रिप्शन को। पॉली टी सिग्नल का मतलब है कि थाइमाइन का एक स्ट्रेच होता है, नॉन कोडिंग जो नॉन टेम्पलेट जो DNA होता है स्ट्रैंड का। पॉली टी का मतलब है कि थाइमाइन का एक स्ट्रेच होता है नॉन टेम्पलेट DNA के ऊपर। मतलब DNA 2 स्ट्रैंड्स होते हैं DNA के, एक तो एज अ टेम्पलेट यूज हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन में और दूसरा जो होता है वो कोडिंग स्ट्रैंड होता है। अब जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसके ऊपर एक थाइमाइन का स्ट्रेच होता है जिसको वो रिकॉग्नाइज करता है और उसकी वजह से उसको एक सिग्नल मिलता है और वहां पर आकर वो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। तो इस प्रकार से 2 मेथड थे टर्मिनेशन के, फैक्टर डिपेंडेंट टर्मिनेशन और फैक्टर इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। सो ये था कि यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो किस तरह से होता है, इसका हर एक स्टेप जो है वो मैंने डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।